हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में, जो लीट एग्जाम 2021 या फ्यूचर लीट एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से, जो मैं सिलेबस वाला वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लीट एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने बताया था उसमें साफ साफ कि मैकेनिकल पोर्शन से 40% से लेकर के 50% तक यहाँ पे क्वेश्चन टच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40% से लेकर के 50% तक यहाँ पे मैकेनिकल पोर्शन से टचअप यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं, जिनमें आपका जो वर्कशॉप का पोर्शन जो होता है ना, मतलब कि ज़्यादा होता है वर्कशॉप और मैकेनिक्स का। तो मैंने मैकेनिक्स का यहाँ पे लेक्चर ले चुका हूँ, 10 लेक्चर ले लिया हूँ। ठीक है, कुछ लेक्चर थ्योरी के हैं और कुछ लेक्चर यहाँ पे MCQ टाइप हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है, सेशन है, तो कृपया जाके उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे उस लेक्चर को नहीं देखें। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, यानी कि आप मेटल की मैकेनिकल वर्किंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हार्ड रोलिंग क्यों करते हैं, कोल्ड रोलिंग क्यों करते हैं, कितने टाइप के यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों के यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे विस्तार से करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि सबसे पहले हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन जो है ना, 2-3 लेक्चरों में मैंने कवर करवा दूंगा, और आगे आने वाले जितने भी यहाँ पे लेक्चर होंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो होंगे MCQ टाइप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है कि MCQ जो होंगे वो आपको यहाँ पे एग्जाम में मतलब कि फंस नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थ्योरी पोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करना है। जितने भी मैंने यहाँ पे लेक्चर ले रखा है थ्योरी पोर्शन वाला, सबसे पहले आपको थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट तैयारी कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे MCQ क्वेश्चन को टच करना है। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो अगर आप MCQ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन इधर से उधर मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ लेते हैं थ्योरी पोर्शन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे कि थ्योरी पोर्शन कैसे पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे कि यहाँ पे कम टाइम में कम लेक्चर में आपके थ्योरी कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे MCQ करवा देंगे। और सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे मैकेनिक्स और यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स और यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी चल रहा है। पीछे हमने मैथ का भी क्वेश्चन करवा दिया है। और बता दूं फ्रेंड्स कि आलोक सर जो है ना, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, तो दोनों ब्रांचों के यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पूरा करवा दिया गया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे MCQ जो होंगे ना, आगे यहाँ पे आने वाले लेक्चर के माध्यम से ले लिया जाएगा, कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी यहाँ पे MCQ क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे PCM का भी यहाँ पे लेक्चर आने वाला है, जो ऋषभ सर के द्वारा गाइड किया जाएगा। तो आगे जितने भी यहाँ पे लेक्चर लिए जाएंगे चैनल पे बने रहिएगा। और इस बार का जो यहाँ पे 2021 से जितने भी यहाँ पे फ्यूचर लीट एग्जाम होने वाले हैं, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। ये भरोसेमंद चैनल है। ठीक है, कृपया इस चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे अंत तक जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे थ्योरी वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा और आगे 2-3 लेक्चर के बाद यहाँ पे मैं MCQ क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्कशॉप टेक्नोलॉजी होती क्या, इसका परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हैज़ became increasingly important to engineer, supervisor or worker engaged in production of various types of machines or tools. The study of workshop technology has therefore been made compulsory these days for a worker, foreman and engineer, so that he can make himself acquainted with basic knowledge of manufacturing process and materials. तो देखिए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का बेसिक नॉलेज लेना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे इंजीनियर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं या वर्कर होते हैं, तो कंपनी में काम करने से पहले इनको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है या उनको बताया जाता है 2-3 दिन, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जितने भी यहाँ पे बेसिक नॉलेज है उसको यहाँ पे दिया जाता है, गाइड किया जाता है। क्योंकि आगे जितने भी यहाँ पे आपका प्रोडक्शन निकलेगा, आप कहीं ख़राब ना कर दे, कहीं मिस ना कर दे, थोड़ी गलतियों की वजह से आप मतलब कि पूरे प्रोडक्शन को या प्रोसेस को आप मतलब कि मिसयूज ना कर दें। तो इसलिए यहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे बेसिक नॉलेज लेना ही बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको तो उतना करना नहीं है, आपको तो इसका बस बेसिक नॉलेज यहाँ पे ज्ञात करनी है जो यहाँ पे लीट एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की मैकेनिकल वर्किंग कैसे क्यों करते हैं और क्यों करते हैं और करने के क्यों कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स डिफाइंड एज एन इंटरनेशनल मतलब
इंटरनेशनल डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स, यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिकली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो देखिए मेटल्स की जो यहाँ पे मैकेनिकल वर्किंग की जाती है, क्यों की जाती है कि अगर हम शुरुआती में जब करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मेटल को हम पिघला देते हैं, ठीक है। अब उसके फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली, दो टाइप का अप्लाइड फोर्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं मेटल के अंतर्गत, कि या तो आप बाहरी से फोर्स लगा सकते हैं या उसके मेटल के अंतर्गत भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं फोर्स, ठीक है। ऐसा आप करते हैं तो मेटल क्या करेगा, मेटल पे क्या कर जाएगी, तो हीट बढ़ जाएगा और वो क्या कर जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो इसलिए हम मैकेनिकल मतलब कि वर्किंग करते हैं मेटल की। आगे देखते हैं, इट में भी डिस्क्राइब एज नॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। देखिए हम जो मेटल्स की जो मैकेनिकल वर्किंग होती है दो तरीके से देते हैं, कैसे कैसे, जो पहला होता है आपका हॉट वर्किंग होता है, ठीक है, और जो दूसरा होता है आपका कोल्ड वर्किंग होती है। और इसमें जो मेन यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, आपका जो वर्ड आता है आगे आता है आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको हॉट वर्किंग जब करेंगे तो उस मेटल्स की जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगी उससे अधिक होगी, उस अधिक टेम्परेचर पे करेंगे। लेकिन जब कोल्ड वर्किंग का जो प्रोसेस हम करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे करेंगे, ठीक है। तो आगे इसके बारे में पूरा विधिवत जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन मेटल्स इज नोन एज रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। यानी कि जितने भी नए कण हैं, जितने भी यहाँ पे नए ग्रेन्स हैं, ठीक है, एक मतलब कि मेटल का फॉर्म जब तक यहाँ पे ग्रहण नहीं करते हैं, जिस टेम्परेचर पर ग्रहण कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे मैकेनिकल वर्किंग करने के लिए हमारा क्या क्या पर्पज होता है। तो सबसे हमारा जो पहला पर्पज होता है टू रिड्यूस द ओरिजिनल ब्लॉक आर इंगोट इनटू डिजायर्ड शेप। हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल्स में उसकी साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं या डिजायर शेप में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे स्क्वायर टाइप का ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक से क्या करना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो इस सिलेंडर को, इस ब्लॉक से सिलेंडर कैसे बनाएंगे, जब इस पर आप मैकेनिकल वर्क करेंगे तभी तो इसको आप सिलेंडर में चेंज कर देंगे। तो ऐसे ही इसे ही बोलते हैं रिड्यूस द ओरिजिनल ब्लॉक। इस हम ओरिजिनल ब्लॉक को रिड्यूस कर देते हैं या इसके शेप को चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि रिफाइन ग्रेन साइज। इसके ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए भी हम मैकेनिकल वर्किंग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी मेटल की, ठीक है। टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्किंग देते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला आपका आता है मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल्स में आपका आता है हॉट वर्किंग, ठीक है। तो हॉट वर्किंग क्यों करते हैं, हॉट वर्किंग की डेफिनेशन क्या है और इसके करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि द वर्किंग ऑफ मेटल्स एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज हॉट वर्किंग। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा वर्किंग जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर की जाती है प्रोसेस, उसे हम बोलते हैं हॉट वर्किंग, ठीक है। द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हॉट वर्किंग करने के कौन कौन से फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं। तो जब हम हॉट वर्किंग करते हैं तो क्या हो जाता है, तो पोरोसिटी की जो यहाँ पे मेटल की जो पोरोसिटी हो जाती है अच्छी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्शन होता है स्ट्रांग हो जाता है और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर यहाँ पे मेटल्स ग्रहण कर लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स इज रिफाइंड। जो मेटल्स की ग्रेन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, तो रिफाइन हो जाता है। हमें मेटल्स की रिफाइनिंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, तो हॉट वर्किंग करते हैं। आगे बात करते हैं कि द कोर्स grains are converted into fine grains which change the properties of metals। जो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को क्या कर देते हैं, तो उसकी ग्रेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो अच्छे अच्छे ग्रेन में क्या किया जाता है तो कन्वर्टेड किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जितने भी यहाँ पे इम्प्योरिटीज होते हैं या स्लैग होती हैं, ठीक है। तो उस इम्प्योरिटी या स्लैग को हम क्या करते हैं कि दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हॉट वर्किंग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि यहाँ पे टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, परसेंटेज इलॉन्गेशन हो गया, तो जितने भी यहाँ पे हो गए या रिडक्शन हो गया इन एरिया, तो किसी भी हम एरिया में रिडक्शन हो गया या टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया,
तो इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गए, इसमें हम क्या कर देते हैं, तो जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, तो सकनेस के गुण आ जाता है। या आप कैसे भी आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे तो क्या कर जाएगा, तो उसमें सकनेस की यहाँ पे धक्का या कोई भी यहाँ पे फोर्स सहने की उसमें गुण आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, तो हार्ड वर्किंग मेटल की करते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग करने के कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टूल्स। हार्ड वर्किंग करने के लिए हमें एक्सपेंसिव टूल की ज़रूरत पड़ती है, जो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि हिसाब से कभी कभी मिल नहीं पाता है। तो ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इट प्रोड्यूसेस पुअर सरफेस फिनिश। ये क्या कर देता है कि अच्छा फिनिश नहीं देता है, ये पुअर सरफेस फिनिश देता है, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, ड्यू टू रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन ऑन द मेटल सरफेस। तो रैपिड ऑक्सीडेशन की वजह से ये सरफेस को फिनिश नहीं हो पाता है। आगे बात करते हैं कि ड्यू टू पुअर सरफेस फिनिश, तो पुअर सरफेस फिनिश की वजह से क्या हो जाता है, तो इसमें टॉलरेंस आ जाती है। ठीक है, तो टॉलरेंस कैन नॉट मेंटेन, टॉलरेंस जो आपका होता है ना मेंटेन नहीं हो पाता है, तो इसका ये बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं द करेक्ट टेम्परेचर रेंज द वर्किंग इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो इसका जो करेक्ट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो रेंज होता है, तो आसानी से हम क्या कर देते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे हार्ड वर्किंग प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि हार्ड वर्किंग प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, हार्ड रोलिंग कैसे करते हैं, या हार्ड रोलिंग में जो यहाँ पे साइज होता है ना, ब्लूम होता है, एक ब्लूम होता है और एक होता है इंगोट्स। तो ब्लूम और इंगोट्स की साइज कितनी होती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम समझेंगे हार्ड रोलिंग के बारे में कि हार्ड रोलिंग क्या होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज सेक्शन इंटू डिजायर्ड शेप। हार्ड रोलिंग क्या होती है, तो बहुत ही तेज़ी तरीके से ये मतलब कि किसी भी लार्ज सेक्शन में कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है। ठीक है, जैसे एक बार हो गया, प्लेट हो गया, सीट्स हो गया, रेल की पटरी हो गई, या एंगल्स हो गया, या आई बीम हो गया, तो इससे हम क्या करते हैं, तो इतने टाइप के हम क्या कर देते हैं, तो शेप हम हार्ड रोलिंग के थ्रू हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ऑपरेशन जो होता है, इस ऑपरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो रोलर लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। और ये जो इंगोट्स या बिलेट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इंगोट्स या बिलेट होता है, इसके पहले इसे हम क्या कर देते हैं, जब ये मतलब कि स्क्वायर साइज में या मतलब कि रेक्टेंगुलर साइज में रहेगा, तो इसे आप बोलेंगे इंगोट्स या बिलेट। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ी सी कोई एक मतलब कि एक मिनिमम साइज या एक मतलब कि स्फेरिकल साइज का दे देंगे, मतलब कि एक बहुत ही आसान तरीके से अगर इसका साइज और कोई कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उसे आप बोलेंगे ब्लूम। ठीक है, चलिए, तो ब्लूम है स्क्वायर सेक्शन। तो ब्लूम का जो सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे 3D इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ब्लूम। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पे इसका जो कैसे ऑपरेशन करते हैं हार्ड रोलिंग का। तो सबसे यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे दो रोलर लगे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, तो मोशन देते हैं। जैसे आप इसे मोशन देंगे तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा राइट साइड में, और ये क्या करेगा देगा, तो यहाँ पे एक रोल्ड यहाँ पे मेटल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला रोलर होता है उसे हम बोलते हैं अपर रोलर, और यहाँ पे जो निचला वाला रोलर होता है उसे हम बोलते हैं लोअर रोलर। ठीक है, और जो यहाँ पे जो भाग यहाँ पे हिस्सा जो निकल के आता है बाहर, उसे हम बोलते हैं रोल्ड मेटल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे हार्ड रोलिंग में समझने वाली बातें थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे एग्जाम में आता है कि ब्लूम की साइज कितनी होती है। तो देखिए, जो ब्लूम की साइज होती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे होती है, जो बड़ा वाला ब्लूम होता है उसकी जो क्रॉस सेक्शन होता है उसकी साइज होती है कि 150 mm इंटू 150 mm। ठीक, स्क्वायर टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है, तो इतना साइज होता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे इस मतलब कि जो बिलेट होता है, तो बिलेट की साइज़ कितनी रखी जाती है, तो बिलेट भी एक ब्लूम की तरह होता है जिसकी साइज़ यहाँ पे 50 mm इंटू 50 mm के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब समझेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो हार्ड रोलिंग होती है, हार्ड रोलिंग में कितनी टाइप की मिल होती है, यानी कि 2-3 टाइप की मिल आती है जो यहाँ पे समझना मतलब कि ज़रूरी चीज़ है। जो आपका पहला आता है कि टू हाई रोलिंग मशीन। ठीक है, तो टू हाई रोलिंग मिल में आता है, इसके पास होगा
कि 2 अगर हाई होगा ना तो हाई स्पीड में होगा, रैपिड होगा ये स्पीड, ठीक है। लेकिन उसमें जो रोलर लगे होंगे कि 2 ही रोलर लगे होंगे उसको हम बोलेंगे 2 हाई रोलिंग मिल। लेकिन जब रोलरों की संख्या 1 बढ़ा देंगे तो उसे हम बोलेंगे 3 हाई रोलिंग मशीन, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो दो रोलर होंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ये निचला वाला क्लॉकवाइज काम करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे कि 3 हाई रोलिंग मिल में तो इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है ना देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर दिया ये, और इसका जो प्रोडक्शन रेंज होता है दुगना इससे निकालता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दीजिए एक बिलेट निकाल दीजिए एक, ठीक है। और यहाँ पे एक रोलर निकाल दीजिए। तो अब देखिए ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा था और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला भी क्या करेगा, क्लॉकवाइज ना घूम के ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तभी तो ये वाला क्या करेगा, इधर बिलेट यहाँ पे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 3 हाई रोलिंग मशीन में मतलब कि याद करने वाली चीज़ है कि जो अपर रोल और यहाँ पे जो लोअर रोल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है सेम डायरेक्शन रखी जाती है, ठीक है। लेकिन यहीं बात करेंगे 4 हाई रोलिंग मिल में तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब देखिए ये घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला घूमेगा किस डायरेक्शन में, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या करनी है कि कंपलसरी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि हार्ट फोर्जिंग के बारे में। तो हार्ट फोर्जिंग क्या चीज़ होती है इसको हम देख लेते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल्स टू प्लास्टिक स्टेट एंड देन प्रेशर इज अप्लाइड टू फोर्स इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। तो देखिए हार्ट फोर्जिंग का मतलब क्या होता है, तो आप हैमर के थ्रू किसी भी मेटल पे अप्लाइड मतलब इम्पैक्ट फोर्स अप्लाइड करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कोई शेप हो गया, ठीक है। तो इस शेप में हम क्या करेंगे, तो हम हैमर के थ्रू, हैंड हैमर या किसी भी टाइप का हैमर हो गया, तो हम इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे तो उसे हम बोलेंगे हार्ट फोर्जिंग। फोर्जिंग का मतलब ये होता है पीटना, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे हार्ट स्पिनिंग। तो स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मेटल ऑफ फोर्जिंग टेम्परेचर एंड देन फार्मिंग इट इनटू द डिजायर शेप ऑफ द स्पिनिंग लेथ। देखिए जो हार्ट स्पिनिंग होती है ना, स्पिनिंग लेथ पे ये प्रोसेस इंड की जाती है, ठीक है। तो इसमें होता है स्पिनिंग लेथ। तो स्पिनिंग लेथ एक ऐसी मशीन होती है जिस पर हम क्या कर देते हैं, तो हार्ट स्पिनिंग करते हैं, ठीक है। तो इस पर ये भी एक टाइप का फोर्जिंग होता है, ठीक है। हार्ट फोर्जिंग ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चेंज होता है कि इसको हम कर देते थे अप्लाइड फोर्स हैमर के थ्रू देते थे, हैंड हैमर या पावर हैमर या फोर्जिंग हैमर के थ्रू। लेकिन इसमें स्पिनिंग में हम क्या करेंगे, तो फोर्जिंग देंगे, लेकिन वो फोर्जिंग देगी कौन सी मशीन, तो स्पिनिंग लेथ मशीन देगी, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें थी। अब यहाँ पे बात करेंगे हार्ट एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन का मतलब क्या था, तो देखिए एक्सट्रूजन का मतलब ये रोलिंग मशीन। तो ये भी एक्सट्रूजन का मतलब ये होता है कि ड्राइंग यानी कि खींचना। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं फेस्ट के हम मतलब ये आपका रोल मतलब कि ये कोई बिलेट हो गया, ये इंगोट्स हो गया, ठीक है। अब हम रोलर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूजन करेंगे, खींचेंगे, बाहर निकालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। अब यहीं बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हार्ट ड्राइंग और कपिंग क्या होता है। तो ड्राइंग का मतलब भी खींचना ही होता है, जो कि हार्ट एक्सट्रूजन के मतलब कि सिमिलर होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पियर्सिंग। तो पियर्सिंग भी ऐसा ही मतलब कि पियर्सिंग का मतलब होता है कि भेदना, कि किसी भी यहाँ पे मेटल्स में हम क्या कर देते हैं कि क्या कर देते हैं, तो भेदते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं कि हार्ट पियर्सिंग कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमलेस ट्यूब। तो ये मतलब कि जैसे हम बोरिंग का जैसे यहाँ पे ट्यूब निकालते थे, वैसे यहाँ पे सीमलेस ट्यूब यानी कि कहीं भी टूटा फूटा कटा वटा नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे सीमलेस ट्यूब। तो जैसे हम सीमलेस ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, तो उसे हम किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, तो हार्ट पियर्सिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। चलिए तो इतनी चीज़ें थी आपके यहाँ पे हार्ट वर्किंग में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड वर्किंग में। तो कोल्ड वर्किंग क्या होती है, कोल्ड वर्किंग क्यों की जाती है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है उसके ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, तो इतनी चीज़ें समझेंगे। और कोल्ड वर्किंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। और कोल्ड वर्किंग में कौन कौन सी मशीनें यूज होती है, सारी चीज़ों का डिस्कस अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आ रही होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए देखते हैं कोल्ड वर्किंग क्या होती है। कि द वर्किंग ऑफ मेटल बिलो देयर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज कोल्ड वर्किंग। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेटल पे हम जो वर्किंग करते हैं वो प्रोसेस जो हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे करते हैं उसे हम बोलेंगे कोल्ड वर्किंग, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस क्यों करते हैं,
तो जैसे मान लीजिए इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि द स्ट्रेसेस आर सेटअप इन द मेटल्स विच रिमेन्स इन द मेटल्स अनलेस दे आर रिमूव्ड बाय सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट। देखिए जो हीट कोल्ड वर्किंग करते हैं, तो कोल्ड वर्किंग जब करेंगे तो मेटल में कोई ना कोई अशुद्धियाँ रह जाती है या मतलब कि थोड़ी सी गड़बड़ी रह जाती है, तो हम हीट ट्रीटमेंट के थ्रू उसे हम दूर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए द डिस्टॉर्शन ऑफ ग्रेन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। इसमें क्या होता है, द कोल्ड वर्किंग जो होता है ना, इसमें डिस्टॉर्शन डेवलप करता है, जो हमारा होता है कोल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, तो डिस्टॉर्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, क्या लिखा जा रहा है कि द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ मेटल्स आर इंक्रीज्ड विद द करस्पॉन्डिंग लॉस इन डक्टिलिटी। तो इसकी जो जब कोल्ड वर्किंग करेंगे तो जो मेटल की स्ट्रेंथ होगी या हार्डनेस होगी थोड़ी सी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड। तो स्टील की जो रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है, ठीक है। सरफेस फिनिश में इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बढ़ जाती है, शाइनिंग आ जाती है जब हम कोल्ड वर्किंग करते हैं। तो कोल्ड वर्किंग डायमेंशनल टॉलरेंस कैन बी मेंटेन। इसमें उसमें क्या हो रहा था हार्ड वर्किंग में, तो डायमेंशनल यहाँ पे टॉलरेंस को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम कोल्ड वर्किंग करेंगे तो टॉलरेंस को हम इसमें क्या कर लेंगे, तो मेंटेन कर लेंगे। तो ये इसका यहाँ पे एडवांटेज था, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि कोल्ड वर्किंग कौन कौन से प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो सबसे जो पहला वर्किंग आता है कोल्ड रोलिंग, उसमें सबसे पहला क्या आता था, तो हार्ड रोलिंग। इसमें आएगा यहाँ पे कोल्ड रोलिंग। तो कोल्ड रोलिंग क्या होता है समझते हैं यहाँ पे। इट इज़ जनरली एम्प्लॉयड फॉर बार्स ऑफ ऑल शेप, रॉड, शीट, स्ट्रिप इन द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइड ए स्मूथ और ब्राइट सरफेस फिनिश। जब हम कोल्ड वर्किंग करेंगे तो कोल्ड वर्किंग के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं, किसी भी टाइप के यहाँ पे आप शेप जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर राड हो गया या सीट हो गया, चादर हो गई, या हम कोई भी एक स्ट्रिप यहाँ पे मतलब कि बना सकते हैं कोल्ड वर्किंग के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो टफनेस और हार्डनेस जो होती है मतलब कि बहुत ही मजबूत हो जाती है, और इसके मतलब कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती है मतलब कि इम्प्रूवमेंट आ जाती है प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग क्या होती है। तो कोल्ड फोर्जिंग क्या होती है, तो कोल्ड फोर्जिंग को भी बोला जाता है स्वेजिंग प्रोसेस, कोल्ड फोर्जिंग को ही बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम कोल्ड फोर्जिंग या स्वेजिंग करते हैं तो उसमें हमारा क्या आता है, तो हमारा प्री डिटरमाइंड शेप को हम क्या कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कोल्ड फोर्जिंग कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा रोटरी जो स्वेजिंग होता है उसी के हम प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर देते हैं, तो स्वेजिंग का प्रोसेस यहाँ पे इंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि द कोल्ड हीटिंग प्रोसेस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट, रिवेट आर अदर सिमिलर हीटेड पार्ट्स। तो देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि जो हम बोल्ट बनाते हैं या रिवेट बनाते हैं या कोई भी सिमिलर हेडेड पार्ट बनाते हैं तो किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में दे देगा हार्ड रोलिंग, कोल्ड फोर्जिंग, तो आप क्या बताएंगे, तो कोल्ड फोर्जिंग आपको क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो कोल्ड फोर्जिंग वाला ऑप्शन जो आएगा उसे हम टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे कोल्ड स्पिनिंग क्या होता है। तो जो जितने भी यहाँ पे चीज़ बताया था, कोल्ड स्पिनिंग बताया था, यहाँ पे हार्ड स्पिनिंग, हार्ड एक्सट्रूजिंग, हार्ड ड्राइंग, हार्ड वेंडिंग, तो सभी यहाँ पे सिमिलर चीज़ें हैं, कोई यहाँ पे बताने वाली कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें यहाँ पे पैटर्न मेकिंग के बारे में कि पैटर्न मेकिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखिए पैटर्न मेकिंग का मतलब समझते हैं कि अ पैटर्न में बी डिफाइंड एज मॉडल और रेप्लिका ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग विच व्हेन मॉडल्ड मोल्ड इन सैंड फॉर्म ऑफ इम्प्रेशन कॉल्ड मोल्ड, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले कि पैटर्न मेकिंग आप कैसे करेंगे। तो पैटर्न मेकिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखिए मोल्ड क्या होता है, तो जिस हम चीज़ को कोई भी यहाँ पे मटेरियल हो गया तो हम जिस बर्तन में रखेंगे उसे हम बोलेंगे क्या, मोल्ड, ठीक है। तो मोल्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आप चीज़ को यहाँ पे जिस पैटर्न को बनाना होगा तो उस टाइप का यहाँ पे मोल्ड होगा, ठीक है। तो आगे हम समझेंगे इसी में कि कोप क्या होता है, ड्रैग क्या होता है, चिक क्या होता है, ठीक है। तो सारे चीज़ों के यहाँ पे हम मतलब कि समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पैटर्न किस किस टाइप का बन सकता है, किस किस चीज़ों का बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो पैटर्न होता है आपका
कास्टेड भी आता है, ठीक है, और आप बना भी सकते हैं। तो बनता है लकड़ी का भी मोल्ड बन सकता है, यहाँ पे पैटर्न बन सकता है, या मेटल का, जैसे कि यहाँ पे कास्ट आयरन, ब्रास, एल्युमिनियम या एलाई या वाइट मेटल का यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, या प्लास्टिक या वैक्स, किसी भी टाइप के से यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी मटेरियल से, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपका हम पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न बनाने का क्या क्या फ़ायदे हैं, तो हम पैटर्न का मतलब क्या हो गया, एक सांचा हो गया या ढांचा हो गया, ठीक है। अगर आप देखे होंगे कि जो भट्ठी होती है ईंट वाली, ठीक है, तो ईंट कैसे बनता है, तो ईंट बनाने के लिए आपके पास एक होता है क्या, तो पैटर्न, ठीक है। तो उसी पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं, तो क्ले को, यानी कि गिल्ली मिट्टी को हम उसी में रख देते हैं, और जो आपका साइज होता है, और साइज में हम क्या कर देते हैं, तो मिट्टी भर के पलट देते हैं, तो आपका ईंट तैयार हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के यहाँ पे पैटर्न बना सकते हैं, और यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे पैटर्न मेकिंग में श्रिंकेज को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन अलाउंस। तो श्रिंकेज क्या चीज़ होती है, तो उसे हम समझते हैं, द वेरियस मेटल्स यूज्ड फॉर कास्टिंग कंस्ट्रक्ट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इन द मोल्ड, ठीक है, सिंस द कंस्ट्रक्शन इज डिफरेंट आर डिफरेंट मेटल्स। ये क्या होते हैं, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन जो होता है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप मोल्ड में किसी भी चीज़ को रखेंगे, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं से थोड़ा सा क्रैक आ जाता है, तो उसी चीज़ को हम बोलेंगे क्या, तो श्रिंकेज, ठीक है। तो मतलब कि सरफेस फिनिश अच्छा से नहीं हो पाता है, तो ये उसका थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यहाँ पे श्रिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अलाउंस जो होता है दिया जाता है, यहाँ पे आगे यहाँ पे समझ सकते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन के यहाँ पे देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अलाउंस कितना रखा जाता है, तो 7 to 10.5 रखा जाता है, ठीक है। स्टील के लिए यहाँ पे 20 रखा जाता है, व्हाइट कास्ट आयरन के यहाँ पे 21 रखा जाता है, यहाँ पे मेलिएबल आयरन के यहाँ पे 15 रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ड्राफ्ट अलाउंस के बारे में। तो देखिए पैटर्न को बनाने के लिए हम ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे अगर आप चीज़ को निकालते हैं या विड्रॉल करते हैं, तो कहीं से आपका जो क्रैक्स होता है या आपकी उसके जो कॉर्नर होते हैं कहीं पे टूटे मुड़े ना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ड्राफ्ट अलाउंस देते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे फिनिश या मशीनिंग अलाउंस। तो फिनिश और मशीनिंग अलाउंस किसे बोलते हैं, तो देखिए ऐसा अलाउंस जो होता है जो पैटर्न को प्रोवाइड करता है कास्टिंग के टाइम। तो कास्टिंग जब हम मशीनिंग करते हैं, तो उस टाइम हम जिस चीज़ का अलाउंस देते हैं उसे हम बोलेंगे फिनिश या मशीनिंग अलाउंस, ठीक है। जो इसका जो रेंज होता है 1.6 से लेकर के 12.5 mm के बीच में रखा जाता है। तो ये वाला जो रेंज है ना इम्पोर्टेंट है, ये वाला रेंज याद कर लीजिएगा कि फिनिश या मशीनिंग अलाउंस किसके रेंज के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। तो डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस क्या होता है, दिस अलाउंस आर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न यूज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ सच डिजाइन इन विच द कंट्रैक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ऐसा अलाउंस जो होता है, जो इसका जो कंट्रैक्शन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो जिस चीज़ का यहाँ पे यूनिफॉर्म कंट्रैक्शन नहीं होगा उसे हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला आता है सेकिंग अलाउंस। सेकिंग अलाउंस क्या होता है, द अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन द पैटर्न टू compensate for the wrapping of mold because of the pattern is to be wrapped before removing it from the mold। जब हम मोल्ड को निकालते हैं तो उस टाइम हमारा जो तेज़ी से निकालते टाइम जितना भी चीज़ को यहाँ पे निकालना चाहे उसे हम बोलेंगे सेकिंग अलाउंस। थोड़ा सा हिला डुला के हम अगर चीज़ को निकालते हैं तो जितना यहाँ पे हिलाने में हम अलाउंस देते हैं उसे हम बोलेंगे रैपिंग या सेकिंग अलाउंस, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे